फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज जो जीके के प्रश्नों की सीरीज ली गई है वह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है, सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज हिल्टन था, ऑप्शन बी मैक्स मूलर था, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसप था या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन था। तो सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? जेम्स प्रिंसप था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? स्थान का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए पावापुरी में की थी, ऑप्शन बी कौशाम्बी में की थी, ऑप्शन सी श्रावस्ती में की थी या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी में की थी। तो महावीर स्वामी जी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो वह विदेशी दूत कौन था जिसने स्वयं को भागवत घोषित किया था? ऑप्शन ए इत्सिंग था, ऑप्शन बी वेनसोंग था, ऑप्शन सी हेलियोडोरस था या फिर ऑप्शन डी फाहियान था। तो वह विदेशी दूत कौन था जिसने अपने आप को भागवत घोषित किया था? वह हेलियोडोरस था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हेलियोडोरस। कमेंट करके बताना है कि हेलियोडोरस राजदूत जो था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक काल के लोग थे जो उन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए लौह धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी स्वर्ण धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी तांबे का प्रयोग किया था या फिर ऑप्शन डी पीतल का प्रयोग किया था। तो वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी तांबे धातु का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? तो वह कौन सा वेद था जिसकी रचना थी गद्य और पद्य में दोनों में की गई थी? ऑप्शन ए यजुर्वेद था, ऑप्शन बी सामवेद था, ऑप्शन सी ऋग्वेद था या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद था। तो गद्य एवं पद्य वाली जो वेद था वह था यजुर्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको कमेंट करके बताना कि यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? अर्थात वह कौन सा व्यक्ति था जिसको बिना ताज के बादशाह की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर को या फिर ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर को। तो बिना ताज का बादशाह की उपाधि जो थी वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को प्राप्त थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही लोग बिना ताज का बादशाह कहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे के रथ की खोज हुई थी वह किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन ए दैमाबाद महाराष्ट्र से हुई थी, ऑप्शन बी कालीबंगा से हुई थी, ऑप्शन सी सुतकोटदा से हुई थी या फिर ऑप्शन डी लोथल से हुई थी। सॉरी, हड़प्पा काल में जो तांबे की रथ की खोज हुई थी वह दैमाबाद महाराष्ट्र से हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी जी यति कब कहलाए थे? ऑप्शन ए घर लौटने के बाद कहलाए थे, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त के बाद कहलाए थे, ऑप्शन सी मृत्युपरांत कहलाए थे या फिर ऑप्शन डी घर त्यागने के बाद कहलाए थे। तो महावीर स्वामी को यति कब कहा गया? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर त्यागने के बाद ही महावीर स्वामी यति कहलाए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में जो स्थित स्तूप था उसका निर्माण किस काल में किया गया था। ऑप्शन ए गुप्तोत्तर काल में हुआ था, ऑप्शन बी कुषाण काल में हुआ था, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी आदि पाषाण काल में हुआ था। तो जो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप था इसका जो काल था या क्या था, या कुषाण काल था। ऑप्शन बी इसका निर्माण काल कुषाण काल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण काल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहते थे। तो कौन सा स्थल था हड़प्पा का जिसको सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ है। ये देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए कालीबंगा को, ऑप्शन बी लोथल को, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो को, या फिर ऑप्शन डी धोलावीरा को। तो हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल मोहनजोदड़ो था जिसको सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला या सिंध का बाग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक की घोषित किया था, अनहलक घोषित किया था। तो वह कौन सा सूफी संत था जिसने आपको अनहलक घोषित किया था। ऑप्शन ए जैनुल आबदीन था, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती था, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती था, या फिर ऑप्शन डी मंसूर हल्लाज था। तो वह सूफी संत कौन सा था, मंसूर हल्लाज था जिसने आपको अनहलक घोषित किया था। क्या घोषित किया था, अनहलक घोषित किया था। आप सब पर कमेंट करके बताएंगे कि अनहलक क्या होता है। अनहलक की जो उपाधि होती है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनहलक की जो उपाधि थी मंसूर हल्लाज ने धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। तो किसने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर विजित किया गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड एगिन का है, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो का है, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ का है, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। तो हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया है, ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उसको स्रोत हमें किस पुराण से मिलता है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण से, ऑप्शन बी भगवत पुराण से, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता से, या फिर ऑप्शन डी विष्णु पुराण से। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतारों का स्रोत है वह है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जीके के प्रश्नों की आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए हीनयान में, ऑप्शन बी महायान में, ऑप्शन सी वज्रयान में, या फिर ऑप्शन डी त्रिपिटक में। तो बौद्ध धर्म की वह शाखा कौन सी थी जिसमें मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई थी। तो वह शाखा थी वज्रयान। क्या थी, वज्रयान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं वह कहाँ अवस्थित है। तो जो विजय विट्ठल मंदिर जो स्वर प्रसिद्ध है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए वह केरल में स्थित है, ऑप्शन बी वह हम्पी में स्थित है, ऑप्शन सी वह तमिलनाडु में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी वह कोच्चि में स्थित है। तो जो विजय विट्ठल मंदिर है यह कहाँ स्थित है, यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए राणा रतन सिंह ने करवाया था, ऑप्शन बी राजा मान सिंह ने करवाया था, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप ने करवाया था, या फिर ऑप्शन डी राणा कुंभा ने करवाया था। तो चित्तौड़ के जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना या लेखन कार्य किसने किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने किया था, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था। तो शेर शाह के बाद और अकबर के पहले जो दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा थे वह कौन थे। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान थे, ऑप्शन बी हेमू थे, ऑप्शन सी मान सिंह थे या फिर ऑप्शन डी विक्रमादित्य थे। तो शेर शाह के बाद और अकबर के पहले जो हिंदू राजा दिल्ली पर राज करते थे वह हेमू थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेम का पूरा नाम हेमचंद्र था। क्या था? हेमचंद्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए वीर पुरुष होता है, ऑप्शन बी आर्य का अर्थ राजा से होता है, ऑप्शन सी श्रेष्ठ या कुलीन होता है या फिर ऑप्शन डी निम्न या यायावर होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं इस सीरीज के। तो प्रश्न क्या दिया गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए विज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन बी चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी गणित से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक थी ये संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि चरक संहिता की जो पुस्तक थी इसके रचनाकार या इसके लेखक कौन थे। तो आज की ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे ताकि जो हमारी अगली वीडियो आए उसको आप लोग तुरंत देख सकें। धन्यवाद।